अच्छा, यहाँ बताते हैं कि टैली की एंट्री स्टॉप स्टॉप रखते हैं, बाद में करेंगे। जो टीडीएस हमने काटे, कब काटते हैं टीडीएस? जब हमारे पास बिल आता है और एंट्री पास करते हैं। हाँ, तो जो टीडीएस हमने काटे कब काटते हैं? टीडीएस काटते हैं जब हमारे पास बिल आ जाता है। हम फिर खर्चे की एंट्री पास करते हैं, टीडीएस काट लेते हैं, एंट्री पास कर लेते हैं। पहला केस। दूसरा केस क्या होता है? या तो हम एडवांस पे करते हैं, तब टीडीएस काटते हैं। ठीक है, एडवांस पे करते हैं, उसी टाइम एंट्री पास करते हैं, फिर टीडीएस काट लेते हैं। तो आंसर क्या हुआ? टीडीएस काटने का नियम हो गया, या तो हम बिल प्राप्त हुआ, खर्चे का बुक एंट्री पास किया, यानी खर्चे डेबिट करते हैं, या हम एडवांस पे करते हैं। जो दोनों में सबसे पहले आ गया, यानी पेमेंट पहले आ गया, तो उसकी पहले एंट्री टीडीएस की एंट्री पास कर लेंगे। अगर हमारी पेमेंट पहले नहीं आई, पहले एक्सपेंस आ गया, तो एंट्री पास कर देंगे टीडीएस। तो ये थोड़ा सारांश से बताना है आपको। एक बार इस बात को लिख लो कि व्हेन टू डिडक्ट टीडीएस, व्हेन टू डिडक्ट टीडीएस। टीडीएस हम कब काटते हैं बता रखा पहले। अच्छा, देख लो अगर एक्सपेंस बुक होता है जब अमाउंट, हाँ एक्सपेंस बुक होता है तो ये एडवांस वाला है ना। चलिए ठीक है, क्लियर है फिर तो चलिए, जो टीडीएस आपने एंट्री पास किया था, उस तारीख के अगले महीने की 7 तारीख के अंदर अंदर आपको ये जमा करना है। चलिए इसको डेट देखते हैं जरा। सुनिए, टीडीएस डिपॉजिट का ड्यूट बताता हूँ, ठीक है। टीडीएस जमा करने के लिए एक चालान आता है, फॉर्म नंबर बोलते हैं, चालान नंबर 281 बोलते हैं, ठीक है। तो चालान 281 से टीडीएस जमा होता है। इसकी टाइमिंग क्या होती है? टाइमिंग होती है हर महीने की, जब आप बिल का एंट्री पास किया था, यानी टीडीएस को एंट्री पास किया था, टीडीएस को शेयर किया था, क्रिएट किया था, जिस भी तारीख में किया होगा आपने, उस पूरे महीना छोड़ दो, अगले महीने की 7 तारीख तक आपको इसको जमा करना है। जैसे टीडीएस के जो एंट्री किया था वो 2 अप्रैल को किया था, तो अगला महीना आता है मई। मई 7 के पहले पहले आपको ये जमा कर देना है। अगर टीडीएस की एंट्री 12 अप्रैल को किया था, तो भी अगला महीना मई आता है 7 तारीख। तो 7 तारीख से पहले पहले आपको जमा कर देना है। 12 अप्रैल से लेकर 7 मई के बीच में कभी भी करिए, 2 अप्रैल से लेकर 7 मई के बीच में कभी भी करिए। यदि टीडीएस की एंट्रियां जो किया आपने 29 जून को आता है, इसका मतलब है आपको 7 जुलाई के पहले पहले आपको पे कर देना है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि हर महीने का जो दिन है, मतलब जिस तारीख में हमें एंट्री पास करें टीडीएस का, उस पूरे महीना छोड़ दो, कोई बात नहीं, अगले महीने के 7 तक जमा करो। लेकिन मार्च महीने में अगर एंट्री पास किया है, चाहे वो 1 मार्च हो, 2 मार्च हो, 3 हो, 28 हो, 27, कुछ भी हो, मार्च महीने का टीडीएस अगर एंट्री पास किया है, तो उसको अगले महीने की 30 अप्रैल तक जमा करा सकते हैं। यानी ये एक ऐसा महीना है जिसमें आपको नेक्स्ट मंथ 30 अप्रैल तक टाइमिंग मिलता है। नहीं तो पूरे 11 महीने, अप्रैल का मई में, मई का जून में, जून का जुलाई में, अगले महीने के साथ 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 जमा होता है। लेकिन मार्च महीने का अगर टीडीएस की एंट्री है, तो उसके अप्रैल के 30 तक ये जमा होते हैं। हालांकि सब कुछ लिख चुका हूं, लेकिन फिर भी एक लाइन सारांश में लिख लीजिए और डिटेल्स यहाँ पढ़ लीजिएगा, शीट नंबर 5 पे मिल जाएगा आपको। एक लाइन लिख लेंगे तो बेटर होगा। ऊपर हेडिंग बनाएंगे, टीडीएस डिपॉजिट टू गवर्नमेंट। टीडीएस डिपॉजिट टू गवर्नमेंट। टीडीएस डिपॉजिट टू गवर्नमेंट। नंबर 1, थ्रू चलान नंबर 281। थ्रू चलान नंबर 281, यानी चलान नंबर 281 के थ्रू जाता है। विद इन 7 डेज टू नेक्स्ट मंथ। विद इन 7 डेज टू नेक्स्ट मंथ। बट if TDS entry pass in month of March, but if TDS entry pass in month of March, then deposited by 30th April to next month, deposited by 30 अप्रैल to next month। ठीक है, यानी नॉर्मल मंथ में अगले महीने की 7 तारीख तक आप जमा करेंगे,
मार्च महीने के केसेस में आपको 30 अप्रैल तक जमा करेंगे। ये सारांश हो गया। क्लियर यहाँ तक? एग्जाम्पल हमने आपको दे चुके हैं, तो एग्जाम्पल का कोई फायदा है। ठीक है, चालान 281 के थ्रू जमा होता है, पहली बात। मान लीजिए इसको जमा करने में एक आध दिन का लेट हो गया, तो क्या होगा? लग तो रहा है एक दिन का लेट, लेकिन ये 2 महीने लेट हो जाते हैं। मतलब 7 के बजाय अगर 8 तारीख को जमा करते हो, जैसे 7 मई को जमा करना था और 8 मई जमा करते हो, तो इसमें ब्याज लगता है, वो भी मंथली। वो मंथली ब्याज लगेंगे। अप्रैल का भी काउंटिंग होगा, जिस महीने एंट्री पास किया है वो भी, और जिस मंथ में एक दिन बढ़ गए, मई, वो भी लगेगा। यानी आपको 2 महीने का काउंटिंग होता है ब्याज निकालने के लिए, और वो ब्याज लगता है 1.5% मंथली की दर पे। जैसे मान लीजिए कि आपको 1000 रुपीज का टीडीएस जमा कराना था, 1000 का टीडीएस जमा कराना था, और यह टीडीएस आपकी बिल मिला था 18 अप्रैल को। तो 18 अप्रैल को बिल मिला था, तो सिंपल बात है कि टीडीएस आपने काटा होगा 18 अप्रैल को। फिर इसको जमा करने की तारीख 18 अप्रैल है, तो 7 मई को टाइमिंग होती है जमा करने की। आपने 7 मई के बजाय आपने एक दिन बाद यानी 8 मई को जमा किया, तो लग तो रहा है कि एक ही दिन तो लेट हुआ, लेकिन ऐसा है नहीं, बल्कि 2 महीने लेट हो गया। उस मंथ को भी काउंट करते हैं जब आप टीडीएस की एंट्री पास किया था, 18 अप्रैल, अप्रैल महीना भी आ गया, और मई तो एक दिन लेट हो गया, तो मई भी काउंट हो जाता है। यानी 2 महीने लेट हो गए, तो 2 महीने के हिसाब से 1.5% मंथली आपका ब्याज लग जाएगा। 1000 रुपये टीडीएस जमा कराना है, तो 1000 रुपये का 1.5% होता है 15 रुपया। तो 15 गुना 2 महीने, 30 रुपये लगेंगे ब्याज। अगर आपने मई मंथ भी लेट हो गया, तो आपका जून में अगर चले गए हैं, तो भैया जून 3 महीने हो गए, अप्रैल भी काउंट होगा, मई भी काउंट होगा, और जून भी काउंट होगा, तो 3 महीने का ब्याज लगेगा। इसका मतलब है लेट होने पे आपको 1.5% मंथली का ब्याज लगता है, लेकिन ध्यान रखें आपका मंथ काउंट होगा, वो मंथ भी काउंट होगा जिस मंथ का टीडीएस की एंट्री पास किया था आपने। ठीक है, वो मंथ भी काउंट होगा। जिसको आप लिख लें बेटर होगा। इसमें से लिखिएगा ऑन लेट पेमेंट ऑफ टीडीएस डिपॉजिट, ऑन लेट पेमेंट ऑफ टीडीएस डिपॉजिट, सिंपल इंटरेस्ट पेबल at the rate 1 point interest payable at the rate 1.5% per month, and month count where TDS deducted, month count where TDS deducted, यानी TDS जहां कटा है वो भी आपके काउंट में आएगा। ठीक है, जैसा देख रहे हैं कि अगर एक दिन लेट हो गए हैं, तो आपका 2 महीने का यहाँ पर ब्याज लग रहा है। अगर नेक्स्ट मंथ जून चला गया, तो अप्रैल भी आया, क्योंकि अप्रैल में TDS काटा आपने, अप्रैल भी आएगा, मई भी आएगा, और जून भी आ गया। अब जून 1 को जमा कराओ तो भी 45 रुपये लगना है, जून 30 कराओ तो भी 45 रुपये, यानी 45 रुपये आपका फिक्स हो गया, 15 रुपये महीना हो गया। ठीक है ना? तो इस तरीके से ब्याज लगता है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, यहाँ तक क्या सीखा है कि टीडीएस जमा करने के लिए चालान 281 इस्तेमाल करते हैं। इसकी तारीख होती है जिस मंथ में एंट्री पास करते हैं, उसके अगले महीने के 7 तक जमा करना होता है। मार्च महीने में एंट्री पास किया है, तो आपको अप्रैल 30 तक यानी 30 दिन का वक्त मिलेगा। यही एक मंथ है जिसमें लगता है ज्यादा। ठीक है, इसके अलावा अगर लेट आपने डिपॉजिट किया, तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट 1.5% मंथली का ब्याज लगता है। ठीक है, और बस मंथली आपको वही काउंट करेंगे जिस मंथ में आपने टीडीएस डिडक्ट किया था। तो ये आपको देखने को मिलता है। बराबर? चलिए, अब हम लेके चलते हैं प्रैक्टिकली कि 281 चालान यानी कि जमा कराना है टीडीएस, तो हम कैसे जमा कराते हैं। तो इसको देखने के लिए प्रोसेस लिखते हैं। तो आप लिख सकते हैं प्रोसेस टू डिपॉजिट टीडीएस, प्रोसेस टू डिपॉजिट टीडीएस, प्रोसेस टू डिपॉजिट टीडीएस। स्टेप बाय लिखें, ज्यादा अच्छा है। स्टेप 1 करें, incometax.gov.in पर जाइए, incometax.gov.in पे जाना। ठीक है, हम आ चुके हैं।
ठीक। अब इनकम टैक्स डॉट एजू डॉट इन पे जाने के बाद यहाँ पर आपको लॉगिन दिखना होगा। तो लॉगिन एरो की लगा के कर सकते हैं, एरो की लगाइए, लॉगिन, इनकम टैक्स डॉट जीबी डॉट इन, लॉगिन करें यहाँ से। जैसे लॉगिन करेंगे यहाँ पर आपको बोलेगा 10 नंबर डालो, 10, तो पुट 10, 10 जो ऑलरेडी कंपनी में आपको होगा 10, वो डाल दीजिएगा। तो लीजिए पुट 10, 10 डाल दिया, कंटिन्यू किया। यहाँ पर कैप्चा डाल दीजिए और यहाँ पर जो पासवर्ड जो यूज किया आपने वो डाल देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पासवर्ड डाल देते हैं। ये पासवर्ड आपको कंपनी मिल जाएगा। पासवर्ड अगर आप रजिस्टर्ड नहीं किया है तो रजिस्टर्ड कर सकते हैं यहाँ से, ऑलरेडी मैं 10 के वक्त बताया सर। कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर अंदर घुस गए, लॉगिन हो चुके। एरो की लगाकर बढ़ सकते हैं, ई फाइल में जाना है, ई पे टैक्स पे जाना है, ई फाइल देन ई पे टैक्स। आइए ई फाइल में जाने के बाद ई पे टैक्स मिलेगा। चलिए ई पे टैक्स पे हम आ रहे हैं यहाँ पे, और आने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा न्यू पेमेंट। तो न्यू पेमेंट जब क्लिक करेंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पर पहला सेक्शन आ रहा है पेड टीडीएस, तो उसके ऊपर आएगा असेसमेंट ईयर। देखिए अगर बिल इस मंथ का है, जैसे दिसंबर का है मान के चलो 2025 का, तो कौन सा फाइनेंशियल ईयर हो गया? दिसंबर 25 का बिल है तो कौन सा फाइनेंशियल ईयर हो गया? 25-26। असेसमेंट क्या बनेगा? 26-27। ठीक है, यानी असेसमेंट ईयर होता है जस्ट नेक्स्ट ईयर, जैसे जो साल चल रहा है उसका अगला साल, तो उसके अगले साल सेलेक्ट करना भाई असेसमेंट ईयर। बिल तो अभी आया होगा, हमने टीडीएस की एंट्री अभी किया है, तो अभी हमें जमा कराना है, तो फाइनेंशियल ईयर कहलाता है, लेकिन असेसमेंट ईयर कहलाता है जस्ट नेक्स्ट ईयर। तो हमें लेना है नेक्स्ट ईयर, लिख भी रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 हो गया आपका। तो बहुत ध्यान से करना पड़ता है, गलत हो जाए तो मुश्किल पड़ हो जाएगा। यहाँ 26-27 हो गया। इसके बाद यहाँ पे टीडीएस देख रहे होंगे, यहाँ जाने के बाद करना है प्रोसीड। जैसे प्रोसीड, बाकी तो शायद मुझे लग रहा है लॉगिन हो जाएगा ना करके, तो देखते रहिए ध्यान से। 26-27 पे टीडीएस एंड प्रोसीड। तो यहाँ से हमने क्या किया, पे टीडीएस, यहाँ पर आपको क्लिक करना है इस जगह पे। ठीक है, आउटस्टैंडिंग डिमांड का मतलब होता है कि यदि इनकम डिपार्टमेंट से कोई डिमांड निकल गया है 2 महीने पहले का, 5 महीने पहले का, 1 साल पहले, 2 साल पहले का, तो इसको क्लिक करना होता है। और ये कौन सा वाला डिमांड, ये मतलब कि नहीं नहीं नहीं, आपको चाहे इंटरेस्ट का दे दें, पेनाल्टी का दे दें, बकाया का दे दें, कुछ भी उनके तरफ से लेटर आ गया कि भैया ये डिमांड है आपकी, आउटस्टैंडिंग डिमांड है, बस लेटर का प्रॉब्लम यहाँ से सोल्व हो। ठीक, खुद से लग रहा है यार ब्याज रह गया था तो यहाँ से मांग रही, होता है ना कि 2 महीना कर दिया ब्याज रह गया, ऐसा लग रहा है, या अभी टीडी जमा करा दिया लगता है ब्याज रह गया, लगता है फिर जमा करा रहे हो खुद से बिना नोटिस का, तो यहाँ जमा करा। डिमांड आ गया चाहे वो 10 दिन बाद आ जाए। पर डिमांड रिलेटेड सर टीडीएस की कोई सा भी नहीं, टीडीएस पढ़ रहे हैं ना, जो टीडीएस में लॉगिन हो रखे ना हम लोग, केवल टीडीएस से संबंधित, या आपने फलाना सेक्शन में नहीं काटा है जो भी था। ठीक है, इनकम टैक्स का तो लॉगिन कर ही नहीं रखे हम, है ना, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी तो नॉर्मल हम जमा करा रहे हैं, मतलब जैसे एक बिल आता है टीडीएस काटते हैं उस तरह से। तो पे टीडीएस पे जाकर आपको प्रोसीड करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे प्रोसीड पे, सारे सेक्शन दिखने लगता है जो आपने पढ़ाई किया, हालांकि उससे ज्यादा भी। तो आपको सेक्शन सिलेक्ट करना है। मान के चलिए एग्जाम्पल तौर पे जो हमने अभी लिया है वो सेक्शन 194C का है, कॉन्ट्रैक्ट का है, तो हम 194C यहाँ से चेक करेंगे। नहीं है, आगे बढ़ते हैं, नहीं आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे 194C, यहाँ क्लिक करने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। बस उसके बाद यहाँ पर आएगा 2 बातें। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा बैक लेता हूँ, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे सेक्शन सिलेक्शन करना पड़ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि 1 महीने में अगर कई सेक्शंस के बिल आते हैं, जैसे सैलरी को टीडीएस काट लिया है, 194C में काट लिया है, डी में भी काट लिया है, एच में भी काट लिया है, तो जितने सेक्शन में काटे हैं उतने बार लॉगिन करके
आपको टीडीएस जमा कराना है, क्योंकि सिलेक्शन कोई एक ही हो रहा है, देखो दो नहीं हो रहे, समझ रहे हैं? तो पर सेक्शन जमा होता है, इसका मतलब है अगर 3 सेक्शन में अगर टीडीएस काटा है 1 महीने में, तो 3 बार जमा कराने पड़ेंगे, प्रोसेस 3 बार चलेगा। तो जितने सेक्शन उतनी बार आपको टीडीएस जमा कराना है, पहली बात। कितनी बार चलाने की करेंगे? चल मतलब जमा कराना है, चालान बनाओ तो चालान, या जमा करो ऑनलाइन तो जैसे भी, एक साथ 2 सेक्शन का जमा नहीं होगा बस, ठीक है? तो चलिए अभी हम एक सेक्शन 194C देखिए, यहाँ दिख रहा है मुझे, सेलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्शन सेलेक्ट करने के बाद, मतलब सेक्शन लेने के बाद कंटिन्यू करना है। फिर एक समस्या खड़ा कर दिया यहाँ पे, यहाँ कह रहा है भैया उस सेक्शन में डिडक्टिव जो है, डिडक्टिव मतलब जिनका टीडीएस कट रहा है, काटने वाला तो हम लोग हैं जो कंपनी को ओपन कर रखा मैंने, जिसका जमा करा रहे हैं काट करके। अगर वो कंपनी है, यानी पैन कार्ड पे सी दिख रहा है, तो उसका अलग जमा कराओ, और सी के अलावा कोई और दिख रहा है, पी एफ दिख रहे हैं, एच दिख रहे हैं, तो इसको अलग जमा कराइए। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि एक तो हर सेक्शन का जमा अलग होगा, और एक सेक्शन में कई बिल आ गए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट का काम चल रहा है, प्लम्बिंग का भी चल रहा है, बिजली का भी चल रहा है, इसका उसका चल रहा है, जिसमें कि 4-5 बिल आ गए, जिसमें 2 हैं कंपनी वाले बिल, और 3 हैं कोई इंडिविजुअल है, कोई पार्टनरशिप फॉर्म है। तो कंपनी का अलग छांट के रख लो और इसका अलग कर लो, कंपनी का एक साथ जोड़ करके उसका पैसा यहाँ लिखो, क्लिक करके लिखो और जमा कर दो, आगे बढ़ो। तो मतलब पर मंथ, पर सेक्शन, और हर सेक्शन में डिडक्टिव टाइप के हिसाब से जमा होता है, ठीक है? तो यहां पर इसको आपको ध्यान रखना है। तो मान लीजिए ये जो हमने एग्जांपल अभी लिया है, ये एग्जांपल आपकी किसी इंडिविजुअल का, मिस्टर बी का है। तो मिस्टर बी बोले तो अदर देन कंपनी, और आकर के यहाँ पर डालिएगा 1000, ये हुआ टैक्स का अमाउंट, और हमने एग्जाम्पल में ब्याज भी दिया है जो कि 45 रुपये, तो हो गया 1045 रुपये, ठीक। और हम कंटिन्यू करेंगे फिर, कंटिन्यू करने, अच्छा इसमें ध्यान रखना, ऐसा मत जोड़ना कि 1045 लिख दिया और ब्याज छोड़ दिया, नहीं, ब्याज नहीं लिखा तो ब्याज नहीं माना जाएगा आपका, तो ब्याज के सामने ब्याज ही लिखना आपको। बस सर 1,45,000 में ले लिया हम्म और हमारे टीडीएस से 1,000 हम्म तो ये जो 45 में बच जाएगा हम्म। उसको हम अगली बार यूज कर सकते हैं कि हाँ कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बिल्कुल फाइनेंशियल का अंदर बिल्कुल बिल्कुल, उस पर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। इनकम टैक्स में क्या होता है, सिंपल इनकम टैक्स जमा करते हैं, वहां पर यहाँ लिख दो चलेगा, एक साथ लिखने चलेगा, यहाँ नहीं चलता है, यहाँ अलग लिखने पड़ेगा। कंटिन्यू करने के बाद पेमेंट गेटवे आ जाएगी, देखिए आपको जिस बैंक से पेमेंट करना है उसको क्लिक करके आगे बढ़ जाओ, जैसे जैसे करना है बढ़ाओ। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमारा पास नेट बैंकिंग नहीं है, तो डेबिट कार्ड लगा दीजिए, ये भी नहीं है तो बैंक पे एट बैंक काउंटर, बैंक में जाइए, चेक लेके जाइए, कैश लेके जाइए, डीडी लेके जाइए, वो कैश भी सर अगर कितने तक का 10,000 से नीचे, नीचे चेक लेके जाइए तो बैंक आ जाएगा, कौन से बैंक में जाना चाहते हैं वो ले जाइए। आरटीजीएस कर सकते हैं, आपको यूपीआई कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड कर सकते हैं, जो यूपीआई है नीचे आ रहा है हाँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, तो अदर भी हैं। मतलब ये गेटवे है कि इसी बैंक के थ्रू नहीं 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 नहीं, ये गेटवे हैं, यानी इनके थ्रू जाएंगे ये, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, कैनरा बैंक है, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो जो भी सहूलियत है इनके थ्रू आप कर सकते हो, ठीक, तो सिंपल तरीका है। जैसे पीछे भी सर वो डेबिट कार्ड था आते हैं हाँ। ये डेबिट कार्ड है इसमें नहीं तो डेबिट कार्ड तो इस डेबिट कार्ड कंपनी का होगा तभी होगा, ठीक है। हाँ इस बैंक का होना चाहिए ना, तभी हो पाएगा। और ये जो यूपीआई और गेटवे पेमेंट वो तो गेटवे है, देखिए हाँ, पेमेंट गेटवे है, हाँ वो तो इस, हाँ वो इस्तेमाल कर सकते हैं फिर, ठीक है। हाँ क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड फिर इसी बैंक का होना चाहिए, इसमें दोनों आ रहा है ना, यूपीआई एंड क्रेडिट कार्ड। जैसे आरटीजीएस में भी आपको जैसे जैसे मान के चलो कि एचडीएफसी लेते हैं, तो एचडीएफसी का यूपीआई बन जाता है ना, हाँ तो यूपीआई डालोगे, तो यूपीआई डालोगे तो फिर उस ऐप पे जाएगा आपका, आता है ना कोड वर्ड आता है डाल करके, तो वैसे कर सकते हैं इसमें। जैसे हम आरटीजीएस के थ्रू करते हैं सर, हाँ आरटीजीएस तो एकदम एक वो चालान क्रिएट हो जाता है, चालान होगा, ये तो चालान बनेगा फिर, इसमें तो चालान कोई बन बैंक ही जाता नहीं था। है। उसके बाद हम बैंक में जमा करवाते हैं, आपका ये सब मैंने दिखाई देता, तो मैंने अपने बैंक से जमा करवाया और दिखता कोई और बैंक,
हाँ, क्योंकि आरटीजीएस करते हैं ना, तो आरटीजीएस में बैंक पैसा निकालती है ना, वो निकाल लिया अपने बैंक से। जैसे अभी हम करके अभी दिखाएंगे आपको उसका, तो मुझे जमा भी कराना है, 480 रुपये जमा कराने हैं अभी मुझे। बट मेरे पास कोई नेट बैंकिंग नहीं है, मतलब सोसाइटी का ही बेसिकली, तो नेट बैंकिंग हम लेके नहीं रखा है। वजह क्या है कि इसमें घोटालेबाजी हो सकता है ना, जैसे ओटीपी आएगा तो कोई भी कर सकता है, इसलिए हम लोग चेक बना के रखते हैं, सिर्फ चेक पे साइन होता है, उसी के थ्रू चलता है। डेबिट कार्ड भी हम लोग पास नहीं है, ताकि एटीएम पे लफड़ा ना रहे, कोई गया निकाल लिया, ये भी डर है। तो ना तो हम लोग डेबिट कार्ड ले रखा है, ना तो नेट बैंकिंग ले रखा है। तो हम लोग जो भी काम करते हैं वो बैंक में जाया करते हैं, पेड बैंक काउंटर चेक लगाते हैं, और केनरा बैंक का लगाते हैं, ऐसे करके होता है। तो मैं आपके सामने अभी 480 रुपये का चलान अभी निकालेंगे 194C, ठीक है। फिर उसको लेकर जाएंगे, फिर हम दिखाएंगे भी, हो सकता है 4-5 दिन में जमा हो जाए, कोई और लेके जमा, फिर दिखा देंगे कहाँ से पेमेंट आई आप, ठीक है। सर एक चीज और है, जैसे बोलते हैं मैं 480 बोल रहा हूँ, 480 जमा करवाना है, गलती से 380 हो, तो 100 रुपये फिर एक्स्ट्रा जमा करा। 100 रुपए से दोबारा जमा हाँ, करवा बस बस कर सकते हैं, बिल्कुल, और जमा करा सकते हैं। हाँ, 100 रुपये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल मेथड है। अभी जितना भी एक्टिविटी हमने किया है वो ईपी टैक्स पे जा करके सेव ड्राफ्ट में रख जाता है, देखो मुझे यहाँ से खत्म कर देना चाहिए, तो मैं जाकर खत्म डिलीट कर दे। अब आप प्रैक्टिकली 480 रुपये के चालान मुझे निकालना ही था, तो मैं निकालता हूँ। हम चलेंगे न्यू पेमेंट पे, ठीक है। यहाँ पर असेसमेंट ले लेंगे, 26-27 चलेगा, फाइनेंशियल 25-26 हो गया। यहाँ से हम प्रोसीड बटन डालेंगे, यहाँ आने के बाद हम नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट जाएंगे। पूरे सर्च भी करते हैं। हाँ, सर्च भी कर सकते हैं, बट ठीक है, सेक्शन जा रहे हैं। 194C आ गया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे 194C एंड कंटिन्यू करेंगे। जैसे कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर दो ऑप्शन आएगा, यहाँ पर कंपनी अदर देन कंपनी, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं आपको अदर देन कंपनी, क्योंकि इंडिविजुअल का टीडीएस काट रहे हैं, ठीक है। प्रोवाइडर शिप फॉर्म है, तो अदर देन कंपनी क्या है, यहाँ पर हमने डाल दिया अमाउंट 480 रुपये, ठीक है। 48,000 का बिल है इसके लिए, 16-48, हाँ ठीक है, 480 रुपये। फिर कंटिन्यू करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। यहाँ हम पे एट बैंक काउंटर पे जाएंगे, और यहाँ पर चेक बनाकर हम देंगे, और यहाँ पर हम केनरा बैंक में अकाउंट है, तो केनरा बैंक ले लिया चेक के माध्यम से, कंटिन्यू करा, और ये एक बार फिर से आ गया है एडिट करने के लिए, बाई चांस कोई गड़बड़ हुआ तो एक बार फिर चेक कर लेते हैं। ये असेसमेंट 26 हो गया, इनकम टैक्स अदर कंपनी टीडीएस 200, पेड बैंक काउंटर चेक आ गया 94। सर ये दो का हेड आ रहा है और ये आ रहा है अदर 200 वाला हेड कौन सा? इसका मतलब है कि नॉर्मल टैक्स पेयर की तरह जमा करा रहे हैं। 400 नंबर आता है तो डिमांड होता है, ठीक है। 480 रुपये लिया एंड कंटिन्यू किया, अब ये बनकर रेडी हो गया, देखिए चलान। इस चलान को हम डाउनलोड करेंगे और प्रिंट लेकर हम चले जाएंगे। चलिए इसको हम कहीं सेव कर लेते हैं। सर इसे हमें अपने पास सेव करके रखना पड़ेगा या फिर प्रिंट करके रखना तो पड़ेगा? प्रिंट करोगे तभी तो ले जाओगे। बैंक में जमा करवाते हैं, बाकी सेव पे 480 चलान। इधर सर हम किसी भी फाइनेंशियल करके निकाल सकते हैं ना? सर अगर पेमेंट एकदम कौन सा? पार्टी वाइज फाइलों में चल, इस चलान की बता रहे हो जो अभी निकाला है, इसका कोई मतलब नहीं, ये तो TDS नहीं नहीं नहीं, ये तो बस हमने अभी निकाला है, जब ये पेमेंट हो जाएगी काम खत्म हो गई, इसका कोई रोल ही नहीं है। नहीं सर, इस हाँ। पेमेंट के बाद पेमेंट के बाद पेमेंट के बाद निकाल कर रख सकते हो, तो जैसे कि 480 पेमेंट हो जाएगी ना, वो कहाँ से देखे बताते हैं, ई फाइल पे जाएंगे, ई पे टैक्स पे जाएंगे, ठीक है। अभी जरा दिखाते हैं एक चीज, अभी सेव ड्राफ्ट में नहीं है, वो कहाँ गया, वो गया जनरेट चलान पे, क्योंकि अगर हमने कुछ एक्टिविटी करी थी आपके साथ 1045 रुपये का, वो यहाँ पर आ गया था, लेकिन अभी हमने चलान बना के रख दिया, तो वो आ गया यहाँ पर। यहाँ से पेमेंट हो जाएगी 2-4 दिन बाद, तो हट के कहाँ चला जाएगा, पेमेंट हिस्ट्री पे चला जाएगा। अब पेमेंट हिस्ट्री पे देखिए, लास्ट टाइम भी 11 दिसंबर को भी हमने जमा किया था 480 रुपये। हाँ, तो वो एक बिल आता है, उसकी जमा करते रहते हैं, ठीक है। तो सर ये मेरा था कि ये मैं अगर वो एग्जांपल अभी फाइनेंशियल ईयर 25-26 का दे रहे हैं, तो अगर हमें कोई डाउट है और हमें देखना हो 24-25, कोई बात नहीं, तो आप यहाँ से सारे हैं इसमें लगे हुए, आप मूव करिए, 8 पेज में है हमारे, तो एक एक करके दिख जाएगा लास्ट पेज। मतलब जब खुद कितने फाइनेंशियल होगा अभी अभी तो डेटा रखा हुआ, बाद में हो सकता है कि बल्क, क्योंकि अभी ये भी आया है तो नया नया ही, मतलब 6 साल हुआ है, तो 6 साल से तो रख रहे हैं आराम से। अब क्या पता बल्क हो जाए कभी 10-12 साल, उसके बाद कहें कि नोटिस दे करके कि हट रहा है, और बात है, बड़ा भी डेटा है इसका। मतलब वो हटाने से पहले नोटिस देंगे? भेजते हैं कि ये डेटा अब हट रहा है, वैसे बहुत रजिस्ट्री में हुआ था ऐसे, हटाते रहते हैं ना, उनके पास भी डेटा बेस तो कमी है, ये है।
तो अभी फिलहाल तो मिल जाएगा, फिलहाल अभी तो है। देखिए 8 पेज में है, यानी 1 2 3 4 5 यानी 8 बचे 40। 40 बार हमने टीडीएस जमा कराया, समझ रहे हो? 40 बार का मतलब है कि 12 से 48, लगभग 4 साल से, 3.5 साल से जमा हो रहा हमारा। तो उतना ही पहले हमने लिया है टैन नंबर, समझ रहे हो? तो हर महीने कम से कम एक भी अगर एवरेज मान लेते हैं तो ये जैसे जमा होगा आप दिखा देंगे आपको 480 रुपये कि मेरा जिस तारीख में होगा, अभी तो दिसंबर में जमा हुआ था लास्ट टाइम, तो ये आपको दिखा देंगे। मान के चलिए कि एग्जाम्पल तौर पर लेता हूँ कि जमा हो गया, तो यहाँ पर आपको 2 3 बिंदु है ना, पॉइंट के क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डाउनलोड आ जाएगा। एक पेड चलान है, पेड चलान मतलब जो हमने पेड कर दिया। इसे चाहो तो अपने फाइल में रख सकते हो। अभी जो निकाला है उसकी जरूरत नहीं है, वो तो ऐसे कच्चा पक्का है, उसका तो कोई वैल्यू नहीं है जो अभी हमने निकाला है, ठीक है। चलिए एक बार इसको मैं ऐसा करके सेव कर लेते हैं। तो ये पेड चलान है, जो ऑलरेडी पैसे हमने इनको पेड कर दिया है। देखिए इसमें चलान नंबर 281 देखने को आपको मिल रहा हो टॉप में, है ना। ये टैन नंबर आपका दिख रहा होगा, यहाँ फ्लैट बार्स वेलफेयर एसोसिएशन, फर्म का नाम आ गया, फाइनेंशियल ईयर आ गया, असेसमेंट ईयर आ गया, ठीक है। टीडीएस 294C आ गया, जो कोड आता है एक्चुअली सेक्शन 194C होता है, बट कोड होता है 94C। 480 रुपये की अमाउंट आ गई। यहाँ पर काफी चीजें सीन विन जो भी, ये नहीं अब यूज है, अब यूज का ये है, सीन तो लिखा जरूर है बट आपको यूज करना ये वाला। ये टोटल मिलाकर सीन होते हैं। सीन का मतलब होता है चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो टोटल 20 नंबर का होते हैं, जिसमें बीएसआर कोड 7 नंबर का होता है, ये 7 नंबर है। चलान के नंबर 5 नंबर होते हैं, तो 7 5 12 हो गया, और तारीख होती है 8 नंबर की, तो 12 8 20 हो गया, तो टोटल मिला के 20 नंबर हो गया। ये चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर कहलाता है, तीनों को मिलाकर। इसे कहीं लिख लो, कहीं मिलेगा नहीं तो लिख लेते हैं जरा, देखिएगा आप। ऑन पेड चलान, ऑन पेड चलान, जो पेड चलान होता है उसके ऊपर ऑन पेड चलान, ठीक है। BSR कोड इज 7 नंबर, BSR कोड इज 7 नंबर, चलान नंबर इज 5, चलान डेट इज 8, 8। यानी चलान डेट 8 हो गया, चलान नंबर 5 हो गए, और BSR कोड आपकी कितने पता है, 7। तो मिलाकर कितना हो गया, 20। सो टोटल आर 20, सो टोटल आर 20, तो पूरा मिला के 20 हो गया। इसको लगाना पड़ेगा ना फाइल में, जैसे कि हमने किसी का टीडीएस वगैरह। मैं वही कर रहा हूँ, इसको लगा लो, कोई बात नहीं, फाइल में लगा। हाँ हाँ लगा लगा सकते हैं, इसको फाइल में लगा लो। नहीं निकाल पाए कोई बात नहीं, पेपर बर्बाद नहीं करना चाह रहे हो तो डाउनलोड करके रख लो, पड़ा रहेगा कहीं ना कहीं, सेफ रहेगा, दिक्कत क्या है? हर फाइनेंशियल फाइल बना के रख सकते हैं ना। रख लो, फाइल से अच्छा यार डिजिटल फाइल रखो। मतलब वही हाँ, वही डिजिटल फाइल बना के बिल्कुल डाउनलोड करके तो रखना ही पड़ेगा ना। सबसे बढ़िया सेफ चीज है ड्राइव, एक ड्राइव में रख लीजिए, जो जीमेल ड्राइव होती है ना, उससे बढ़िया सेफ कुछ नहीं है। फाइल में लगाओगे दिमाग लग जाएगा, भूल जाओगे, फट जाएगा, कोई चोरी कर लेगा। नहीं, जैसे हम डेस्कटॉप पे या फिर वैसे रखते हैं। क्या भरोसा कंप्यूटर का, ये सब इंपॉर्टेंट फाइलें होती है, इसलिए ड्राइव में रखिए जितनी भी चीजें, सेफ रहेगा आपका। 2 जगह आ गया ना, ड्राइव में सेफ हो गया, और ऑनलाइन तो है ही, और बाकी कंप्यूटर का भरोसा थोड़ी ना है, कोई चोरी कर ले, कोई कहीं कुछ कर ले, ठीक है। ये चलान आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसकी वैलिडिटी होती है। अगर 15 दिन के अंदर अंदर अगर आपने नहीं जमा कर पाए तो ये बेकार है, कचड़ा हो गया। दिखाते हैं आपको, देखिए ये इसके टाइमिंग देखो आ रहा है, कि इसकी टाइमिंग कहीं आ रहा है, वैलिडिटी 20। अब आज 15 था ना, 15 दिन बाद हो गया 20 जनवरी तक जमा हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर कचड़ा हो गया, बेकार बेकार, फिर दोबारा निकालना पड़ेगा। इसमें ही नहीं रहते। हालांकि अभी डेटा है 1 तारीख का ही था, जमा करा सकते थे हम 7 मई तक, सॉरी 7 फरवरी तक, लेकिन जल्दी जमा करा देते हैं, अपना निकाल लिया, जमा होता रहेगा। एक्चुअली हम, मेरा काम निकालना होता है, चेक बना करके दे देंगे, बाकी जमा करने वाला करते रहे। 5 दिन 7 दिन उसके पास भी टाइम दे देता हूँ लोग, तो उस तरह जमा हो जाते हैं। जमा होने के बाद ये वाला आ जाता है, ये मेन है आपकी,
ये तो फिर से ऐसे। ये वाला CI नंबर है, ये हम्म, CI नंबर। हाँ हाँ, ये सी नंबर क्या है, ये वाली, हाँ जी, ये बैंक की तरफ से है। ये बैंक की इंटरनल कोड नंबर है 25120 करके, बैंक का अपना कोड है, चलिए इससे हमारा लेन देन नहीं है। और हम रिटर्न फाइलिंग करेंगे तो इनको देखते हैं, ठीक है भाई, चलिए ठीक है। तो आज मैंने आपको चालान के बारे में, यानी कि टीडीएस जमा करने के बारे में A to Z मैंने बताया कि चालान 281 जमा होते हैं, टाइमिंग क्या होता है, टाइम पार कर गए तो आपको क्या इंटरेस्ट लगने वाला है, कैसे कैलकुलेशन होने वाली है, और चालान 281 हम ऑनलाइन कैसे जमा कराते हैं, और अगर ऑफलाइन करना हो यानी कि चालान प्रिंट करके तो कैसे करेंगे, सब कुछ हमने आपको शामिल कर दिया, ठीक है। सर ये चालान मेरे एक तो लॉगिन कर रहे थे, बिना लॉगिन किए भी तो सर चालान क्रिएट हाँ बिल्कुल, बिना लॉगिन करके भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ, जैसे, अरे बस हो गया, बस, जैसे मान के चलिए कि मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं यहाँ से लॉग आउट हो जाता हूँ यहाँ से, ठीक है, लॉग आउट हो गया। मैंने ये बात को जीएसटी में बताया था, बिना लॉगिन किए हुए चलान, हाँ यहाँ भी हो जाता है। क्या करना है आपको कि इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट होम पेज पे आना है, मतलब ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट, कोई लॉगिन नहीं हो रहा, ठीक है। आप यहाँ आइएगा तो आपको पे योर टैक्स आपको टॉप में दिखेगा, यानी ई पे टैक्स आ रहा हो, बस इसे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको 10 डालना होगा, तो चलिए 10 डालते हैं। ये जैसे कॉपी कर लिया मैंने, 10 डाला, यहाँ पे कंफर्म 10 फिर से मांग रहा है, तो लिखना पड़ेगा, यहाँ पर RTK आ गया ना, देखो आ गया। इसके बाद कोई मोबाइल नंबर डाल दीजिए, आप अपना डाल दीजिए, कोई बात नहीं, मेरा डाल दीजिए, कोई बात। अब मेरा डालेंगे तो बोलेंगे सर आपका तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा, आप डाल दो अपना। OTP आएगा, जमा कर सकते हो, चलो देख लेते हैं करके, बताओ। 7065 7065 23 34 है 3423 3423, है ना, सही है। बस देखिए आपका कनेक्शन इस फर्म के तरफ से तो है ही नहीं, लेकिन OTP आएगा। अरे आ जाइए, कितना नखरा मत, गेटवे ऐसे ही चलता है। लॉगिन आराम से स्मूथली हो गया। फिर डालना पड़ेगा, देखता हूँ। हम्म, 706523, हाँ, ये गेटवे काम नहीं कर रहा अभी फिलहाल। हाँ देखते हैं, इसको ऐसे चलता है इनका, ठीक है। तो ये थी, बाकी कहानी करेंगे हम बाद में। हालांकि चालान 281 सिर्फ बताया मैंने, लेकिन अभी और भी चालान बाकी है। 226 QB शायद भरा थी लोगों ने, 26 QB फिर भी एक बार दिखा देंगे, उस टाइम पे नया नया थे लोग, ज्यादा समझ में आएगा, तो एक बार हम दिखा देंगे कल, ठीक है, आ जाते हैं।